वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास हमने कल लिया था। इसमें कल हमने पढ़ा था कि मैक्रो स्टेट्स क्या होती हैं, माइक्रो स्टेट्स क्या होती हैं, और हमने कुछ रिवीजन भी किया था जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की कुछ हमारे लॉज और कुछ अदर क्वांटिटीज़ थी, वो वेरिएबल्स थे जिनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। सो टुडे वी स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। मैंने लास्ट में ये बताया था कि हमको थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है, और हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले माइक्रोस्टेट्स के बारे में पढ़ा है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो आज हम एक रिलेशन इनके बीच में एस्टेब्लिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद दिस नोटेशन, हियर यू कैन सी ओमेगा ब्रैकेट में n, v, e, ये माइक्रोस्टेट को डिनोट करता है, जैसे कि हमने कल भी देखा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू establish a relation between thermodynamics and statistics as written here, this one। ये मैंने गोल कर दिया है, S इक्वल टू के लॉग ओमेगा। तो ये S है एंट्रोपी, दिस S is entropy, this K is Boltzmann constant, and omega is microstates. So starting with the derivation, how we'll derive it. So consider two physical systems, A1 and A2। दो systems हैं which are separated by a rigid impenetrable wall। एक wall से separated हैं which is rigid and impenetrable, so that particles cannot go from one side to other side, but E1 and E2 are variable. So you see here V1, V2 and N1, N2 are fixed, but E1 and E2 is variable, so that ki this wall is rigid and impenetrable, but it can allow the transfer of energy between these two systems। So energy transfer हो सकता है, but particles इधर से उधर नहीं जा सकते। ओके, अब क्या है, देखिए, जब जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो पार्टिकल्स हैं दोनों साइड, एक तरफ N1 V1 E1, एक तरफ N2 V2 E2, ये इसकी मैक्रो स्टेट्स हैं। सो क्या होगा, इवेंचुअली एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो क्या होगा, फाइनली ये कब रुकेगा, इक्विलिब्रियम पे। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जब आपके एनर्जी दोनों तरफ का एनर्जी बैलेंस हो चुका है, अब ट्रांसफ़र होने के लिए कोई ग्रेडियंट नहीं बचा, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो कुछ स्टेट्स यहाँ स्टेबल हो जाएंगी A1 में, कुछ A2 में, कुछ अपना अपना दोनों की डिफरेंट जो भी स्टेट्स होंगी, माइक्रो स्टेट्स, वो बन जाएंगी, वो एस्टेब्लिश हो जाएंगी। दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तब इसके लिए क्या कंडीशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज फॉलोज इन एवरी सिस्टम, सो वी कैन राइट E naught as written here, this one what I am underlining right now, E naught is equal to E1 plus E2, we can write, which is a constant, so we can write it equation 1। E naught is the total energy of the system, whole system, combined system। so E1 plus E2 दोनों की एनर्जी के बराबर होगा, विच इज़ ए कांस्टेंट। चाहे E1 में से ट्रांसफ़र E2 में हो जाए, चाहे E2 से E1 में हो जाए, किसी की कम किसी की ज़्यादा, but still the total energy is constant। after that इसको हम लिख सकते हैं, जो टोटल माइक्रोस्टेट्स, जो सिस्टम का माइक्रोस्टेट्स हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1
ब्रैकेट में E1, यहाँ पे N1 V1 E1 भी लिख सकते हैं, बट अभी मैंने E1 लिखा है, ω2 ब्रैकेट में E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एरो से भी दिखाया हुआ है, ये देखिए ω1 E1 एंड ω2 E2 दोनों का मल्टीप्लाई किया, ω1 E1 ω2 E2 को क्या लिख दिया, E0 माइनस E1, ये इक्वेशन 1 से आ गया। या इसको लिख सकते हैं ω0 क्या है, ये सिस्टम का माइक्रोस्टेट है कंबाइंड, E0 E1, ये इसका एक फंक्शन हो गया। सो इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट्स की बात हम करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर तो होता रहेगा, सो अंटिल वी गेट अ इक्विलिब्रियम between those systems. So we can at equilibrium what we can predict that at equilibrium is the condition where we will have the largest number of microstates. माइक्रोस्टेट्स की बात हमने कल की थी, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट। तो एक्सेसिबल स्टेट्स जो होती हैं एक सिस्टम के लिए वो होती हैं माइक्रोस्टेट्स। सो माइक्रोस्टेट्स में हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अमंग द डिफरेंट स्टेट्स, वो विद डिफरेंट एनर्जी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी वो स्टेट। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए हम डिनोट कर रहे हैं E1 बार एंड E2 बार। 1 सेकेंड, ये इधर देखेंगे आप, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, एनसर्कल कर दिया, E1 बार एंड E2 बार, लेट अस डिनोट these two energies of equilibrium state of both the systems. So at this equilibrium what will happen, microstates, this what we have written here in equation 2, ω0 ब्रैकेट में है E0 and E1 will be maximum। अभी तो बोला हमने कि microstates will be largest or maximum. So if we differentiate this equation 2 partially with respect to E1 and E2 respectively, so in the right hand side this part will be 0 when we will differentiate it, because it is a constant, or maximum means constant. So using this equation 2 we can write here that del by del E1 and combined differentiation at E1 bar and E2 bar will be 0. अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स है, सिंपली आपको कभी भी मैथमेटिक्स के टूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जिसके नहीं भी क्लियर हैं वो भी क्लियर कर लें, एटलीस्ट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर मस्ट। फॉर फिजिक्स यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम टाइम आएगा, BSc MSc जो भी आप पढ़ेंगे, एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो। सो यहाँ पे पार्शियल का आप साइन देख रहे हैं, पार्शियली का मतलब होता है कि जब कोई भी वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। और यहाँ पे हम E1 और E2 दोनों देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक बार हम E1 के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसमें E1 के ही रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। सो यहाँ पे हमने देखिए इसको डिटेल में क्या लिख दिया। पहले जब दो फंक्शंस होते हैं, सपोज f1x एंड f2x, तो कैसे होता है, उसको लिखने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों में से फर्स्ट को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद दूसरे को करेंगे एक एक करके। सो यहाँ पे देखिए पहले को फर्स्ट में कर लिया E1 के रेस्पेक्ट में, देन ω2 E2 बार, बिकॉज दिस इज एट इक्विलिब्रियम, फिर प्लस करके दूसरे एक f2x को लिख लिया हमने और f1x को डिफरेंशिएट कर लिया, इज इक्वल टू 0। सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखिए किस तरह से हम इक्वेशन 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब डेल ω1 E1 बाई डेल E1 एट E1 बार, ω2 E2 बार प्लस ω1 E1 बार डेल ω2 बाई डेल E2 एट E2 बार डेल E2 बाई डेल E1 इक्वल टू 0। ये डेल E2 बाई डेल E1 कहाँ से लिया हमने, देखिए इक्वेशन इससे लास्ट पिछले वाले में देखिए, पिछले स्टेप में इसमें हमने E1 और E1 दोनों तरफ E1 है, आप यहाँ पे देखें, इट वुड बी क्लियर,
ये E1 है के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया, और यहाँ भी E1 है। तो ये दोनों तरफ E1 है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेल E1 वाले टर्म को E1 के लिए रेस्पेक्ट में फर्स्ट टर्म इज ओके, बट सेकेंड टर्म में, इस टर्म में, इस वाले पूरे टर्म में हमने E2 डेल E2 कर दिया, इसको नीचे E2 कर दिया, तो डेल E2 बाई डेल E1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दिस टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो E2 और E1 में एक रिलेशन हम लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू E0 माइनस E1, this one. So from here del E2 by del E1 will be -1, E0 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। So now अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस del E2 by del E1 वाले को कहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम दिस वी कैन राइट डाउन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 में ये वाला टर्म del E2 by del E1 वाला, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So we have this del omega 1 by del E1 equal to E1 bar, omega 2 E2 is equal to omega 1 माइनस है तो राइट हैंड साइड में ले लिया इसको, omega 1 E1 बार del omega 2 by del E2 at E2 बार, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है log x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 upon x। Okay, I can write here. अगर मैं d by dx कर दूं log x, तो ये क्या आ जाएगा, 1 upon x। दिस इज द आंसर। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला स्टेप्स में आप देखेंगे, यहाँ पे हमने ये जो किया है, इससे इस स्टेप में कैसे आए, ये वाला एरो जो मैंने लगा दिया, इसको समझिए लॉग लिख दिया है मैंने यहाँ पे। लॉग ओमेगा इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके साथ में जो हमारे एक एक टर्म था दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड, तो इसके लिए हमने इसको लॉग में लिख लिया है, सो दैट कि आप देखेंगे इस वाले से वापस अगर आप जाते हैं, इसको अगर आप लॉग में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन ओमेगा 1 E1 भी आएगा, और उस दूसरे टर्म में ओमेगा 2 E2 आ रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ओमेगा 1 E1 वाला इस टर्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस वाली इक्वेशन में ओमेगा 1 E1 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड सिमिलरली दिस ओमेगा 2 E2 विल कम in the denominator of right hand side, so that's why we can write it as a differentiation of log omega। अब यहाँ पर से हम आप ये देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स अचीव हो गई है थोड़ा थोड़ा। हम अगर इसको बीटा कह देते हैं तो वी हैव बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, where बीटा इज डेल ln ओमेगा बाई डेल ई एट एन वी ई इज इक्वल टू ई बार। ये हो गई इक्वेशन 3 से हमने लिया है, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये इक्विलिब्रियम की एक स्टेट्स है जहाँ पे बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 है। लेकिन आपने ऐसा भी पढ़ा हुआ है जीरोथ लॉ में भी, और मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था आपको कि जब दो सिस्टम्स इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, जैसा कि यहाँ पे है ये वाला सिस्टम, ये पूरा मैंने सर्कल कर दिया, इस टाइप का सिस्टम, तो दोनों में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। आपने पढ़ा है कि तब तक होता है जब तक टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए। अब यहाँ पर हमने कह दिया बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, so somehow we can say, we can deduce that beta must be related to temperature T। कहीं ना कहीं से बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 है, आप कह रहे हैं T1 इज इक्वल टू T2, तो इसका मतलब बीटा और T में एक रिलेशन है। वो क्या होगा, आप यहाँ से थर्मोडाइनमिक्स से आपने पढ़ा है एंट्रोपी और एनर्जी का एक रिलेशन टेम्परेचर के साथ, डेल एस बाई डेल ई एट कॉन्स्टेंट एन एंड वी इज इक्वल टू 1/T, ये वाला रिलेशन। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन, इसको 4 लिख देते हैं हम, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को अगर आप देखें तो इन दोनों में से आप निकाल सकते हैं
that del S by del log omega is equal to 1 upon beta t, which is a constant, and or you can write that S equal to k log omega. We can refer it equation 6. This is the very important equation, this one, S equal to k log omega, where k is, आप k कहाँ से ले आए, k is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, you know it, but k कहाँ से आया, यहाँ पे अगर आप रिलेट करते हैं तो s log ओमेगा और k, तो k आ जाता है, सॉरी, बीटा जो आएगा 1 अपॉन के टी यहाँ से बन रहा है, आप देखें बीटा इज, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा टी, ये कांस्टेंट है, तो विच इज अ कांस्टेंट एज सजेस्टेड बाय बोल्ट्जमैन, और ये देखा भी गया है बाद में फिजिकल सिस्टम्स में. सो वी कैन से दैट ये एंट्रोपी जो हम लेके चले थे, मैंने कल भी आपको बताया था, दैट एंट्रोपी S is equal to k log omega, means k is a Boltzmann constant and log omega, omega is the microstate of that system. So this relation is the proof that we can relate thermodynamics with the statistics. किस तरह से हमने इसको रिलेट कर लिया, दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी एंड वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, कि किस तरह से हम थर्मोडाइनमिक्स को स्टैटिस्टिक्स से जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, जो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, विद अ वेरी लार्ज सेट, लार्ज डेटा जहाँ पे है 10⁻23 और 25 के रेंज में, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स तो हम लगाएंगे ही, बट उसका जो हमें मैक्रोस्कोपिक रिजल्ट मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी माइक्रोस्टेट आपके पास होंगी, उससे हम बता सकते हैं कि एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी. सो वी कैन ऑल्सो डिराइव फ्रॉम हियर दैट एंट्रोपी वी कैन राइट इन द वर्ड्स, हम कैसे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एंट्रोपी ऑफ अ गिवन सिस्टम कॉरस्पॉन्ड्स टू द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, सिंपली. ठीक है, इस इक्वेशन से हमने इसको स्टेटमेंट में लिख लिया कि एंट्रोपी ऑफ अ गिवन सिस्टम कॉरस्पॉन्ड्स टू द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स. ठीक, तो यहाँ से एक और चीज़ देखिए इंटरेस्टिंग है कि S इक्वल टू k log ओमेगा है, सो S व्हेन S विल बी 0, व्हेन ओमेगा इज 1, ओमेगा जब 1 होगा तो इसका लॉग जब आप लेंगे तो log 1 0 हो जाएगा, तो S विल बी 0. तो एंट्रोपी कब 0 हो रही है, जब ओमेगा 1 है, एंड ओमेगा 1 मीन्स कि आपकी जो माइक्रोस्टेट्स हैं, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट टोटल, वो एक ही है. इसका मतलब क्या है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट है, ऐसी स्टेट है जो कि आइडियल है, जो कि थर्ड लॉ ऑफ ही आपको बताता है, थर्ड लॉ भी आपको यही बताता है, S इक्वल टू 0 फॉर ओमेगा इक्वल टू 1. तो जो कि एक ही स्टेट है, मतलब कि अब कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक ही स्टेट है. कोई भी, जो मैंने कल भी आपको बोला था, थर्ड लॉ मीन्स कि एंट्रोपी 0 हो जाती है एट एब्सोल्यूट 0, जो कि आइडियल सिचुएशन है, विच इज़ येट नॉट अचीव्ड, कभी अभी तक अचीव नहीं हो सका. ठीक हो गया. सो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बीटा इज इक्वल 1 अपॉन के टी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आगे हम यूज करेंगे. एंड आपने अभी तक पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि हमने आज रिलेट कर दिया थर्मोडायनेमिक्स को स्टैटिस्टिक्स से, तो इस रिलेशन से और भी हम क्या क्या निकाल सकते हैं. एक बात ये भी कही जा सकती है कि डिसऑर्डर, एंट्रोपी को अभी तक आपने ये पढ़ा था, एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर. तो डिसऑर्डरनेस, जैसे कि हम यूनिवर्स की डिसऑर्डरनेस भी बढ़ रही है, सो वी ऑफन से दैट एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. सो डिसऑर्डर हम कैसे, यहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं, डिसऑर्डर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लार्जनेस ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स द सिस्टम कैन हैव. मतलब कि एक सिस्टम में एंट्रोपी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी सिस्टम की जो अवेलेबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं. इसका मतलब जितनी भी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इससे यही हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्टेट्स भी ज़्यादा हैं. इसका मतलब है कि उनमें, उस सिस्टम के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तभी तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और तो उन्हीं को हम बोलेंगे कि ये माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हैं, तो माइक्रोस्टेट भी ज़्यादा होंगी. सो यहाँ से आप बता सकते हैं डिसऑर्डरनेस भी ज़्यादा होगी. सो ये S इक्वल टू के लॉग ओमेगा, आप देख लीजिए, इस तरह से
आराम से डिड्यूस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न है किसी स्टेप में तो आप बताएं। एंड इसके बाद हम आगे को भी स्टार्ट करेंगे। बट इंट्रोडक्टरी ये था, हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप पढ़ेंगे और होप दिस लेक्चर इज़ यूज़फुल फॉर यू। और आप लोग अन्य स्टूडेंट्स को भी ज़रूर ये बताएं। उनको अगर किसी तरह से ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू लॉकडाउन्स, अगर कोई विलेजेस में हैं, गांव में हैं बच्चे जिन तक कनेक्टिविटी नहीं है, तो किसी तरह से आप उनको या तो ये भेज दें वीडियो, या आप उनकी मदद करें, अपने नोट्स से बता सकते हैं, या किसी भी तरह से उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।